जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 6। तो आइए देखते हैं हम 6ठे जो सेट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म स्थान आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम। और अगर इनकी मृत्यु की हम बात करें तो मृत्यु कहाँ पे हुई थी इनकी, तो वो याद रखना है आपको, पावापुरी। इनके पिताजी का जो नाम था, महावीर स्वामी के पिता का नाम था क्या, राजा सिद्धार्थ। और इनकी माताजी का नाम था त्रिशला देवी। इनके अगर हम बचपन के नाम की बात करें तो क्या नाम था, वर्धमान। ऐसा कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ था, इनके जन्म के बाद से वहाँ पे जो फसल वगैरह जो भी होता था उसमें वर्धमान, उसमें वृद्धि हुई थी, इसलिए इनका नाम वर्धमान पड़ा था। वर्धमान नाम था इनका बचपन का। और ये 24वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के, और अंतिम तीर्थकर हुए। और अगर हम प्रथम तीर्थकर की बात करें इनकी, तो वो कौन थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थकर थे, याद रखना है। जो जैनों के प्रथम तीर्थकर जो थे कौन थे, ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, जिनका नाम क्या था पहले, वर्धमान। और जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम में। इतनी बातें आपको जैन धर्म इनके बारे में याद रखनी है, महावीर स्वामी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद की अगर हम बात करें तो कल भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन से वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः वाला, वो कौन से वेद में है। और सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। ध्यान रखना है कौन सा वेद है सबसे प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी पिछले सेट में भी आया था। सूर्य से सबसे नजदीक वाले ग्रह का पूछा था, जो कि कौन सा था, बुध। और मैंने उसी क्लास में आपको बताया भी था, जो रेगुलर कंटिन्यू देख रहे हैं पर डे सेट, उनको ये चीजें समझ में आने लग गई होगी। हमसे पूछा है सबसे दूर का ग्रह, जिसका नाम क्या था, वरुण, पर इंग्लिश में दे दिया है यहाँ पे। तो क्या याद रखना है, उसका नाम क्या है, नेपच्यून। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा था, बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये याद रखना आपको, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने। और 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, इन्हीं के जन्म पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बार्क का पूर्ण रूप क्या है। पहले तो समझते हैं बार्क है क्या। एक बार्क का पूर्ण रूप हमसे पूछा है, BARC, बार्क। तो बी से हो जाएगा भाभा, ए से हो जाएगा एरोनॉटिक्स,
और आर से हो जाएगा रिसर्च, सी से हो जाएगा सेंटर। तो भाभा एरोनॉटिक रिसर्च सेंटर ये इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, बार्क की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1954 में। जहांगीर भाभा थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी कब? 1954 में। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ट्राम्बे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर? मुंबई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो हमारे पास ये ऑप्शन है इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर और क्या सकलेज मुश्ताक। तो इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो अगर इसके हम जगह की बात करें, ये रावलपिंडी पंजाब जो पाकिस्तान में आता है उसमें आता है। और वहां का एक खिलाड़ी था कौन? शोएब अख्तर, जिसको क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रिकेट खिलाड़ी है और इसमें ये था गेंदबाज। कौन सा? गेंदबाज। इसकी गेंद जो फेंकता था उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और कहां से बिलोंग करता है? कहां का है ये? पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो भारत के लिए सर्वोत्तम जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? सर्वोत्तम सम्मान के लिए वो है भारत रत्न। और ये पहली बार दिया गया था 1954 में। तो 1954 में ये 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। मैंने कमेंट्स में इसका आपसे पूछा भी था नाम। पहले तो कौन थे? राधा कृष्णन सर्वपल्लवी, दूसरे थे सी गोपालचारी और तीसरे कौन थे? तीसरे थे अपने सीवी वेंकट रमन। सीवी वेंकट रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी फिजिक्स से संबंधित, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, सीवी वेंकट रमन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है। तो क्या आएगा इनमें से इसका आंसर? छुपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा चक्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात की गई है इसमें। पिछली क्लास में भी, पिछला जो टेस्ट हमने किया था उसमें भी क्वेश्चन आया था, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम पूछा था और उसका क्षेत्रफल लगभग कितना है वो पूछा था। तो वो क्या आया था? उसका आंसर 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है लगभग इसका क्षेत्रफल। और इसी पर आधारित आज एक क्लास, इस पे स्टैटिक जीके करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट महाद्वीप के बारे में बताया गया है कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो उस क्लास को आप देख सकते हो, है ना। उसमें पूरा कंप्लीट आपको मैप के द्वारा, इसमें मैप
के द्वारा बताया गया है कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, उनका क्रम घटते क्रम में बढ़ते क्रम में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो वो देखना है, 5-7 मिनट की वीडियो है लगभग बस। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा इसमें? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये की है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इनकी अगर हम बात करें तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, 1945 में। इसके मुख्य जो स्थायी सदस्य है वो कितने हैं? 5 हैं। 6 इसकी क्या है? भाषाएं हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो कि संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है? तो इसके अगर हम लेखक की बात करें, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक की बात करें तो ये कौन हैं? ये थे अश्वघोष। संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है बुद्ध चरितम। किन्होंने लिखी है? अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो बताइए इसमें कौन थे खालसा पंथ के संस्थापक? तो खालसा पंथ के संस्थापक की अगर हम बात करें तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु भी थे। ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु, 10वें गुरु। और कौन से? 10वें गुरु ही ये अंतिम गुरु भी थे उनके। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। पंच प्यारे का नाम आपने सुना होगा। पंच प्यारे क्या थे? पंच प्यारे के बारे में आपको कमेंट्स में लिखना है, कौन थे पंच प्यारे। और इन्होंने ये इस 10वें गुरु, मतलब जो 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इन्होंने क्यों की थी इसकी स्थापना? इनके जो पिताजी थे, कौन? तेग बहादुर, उनकी क्या सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इन्होंने क्रोधित होकर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 माइक्रोन बराबर होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। 1 माइक्रोन बराबर, हमसे मिलीमीटर में पूछा है तो हम ये जानते हैं पहले से 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर में होता है ये। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/6, बटे में ले जाएंगे घात प्लस में हो जाएगी। तो अगर हमसे मीटर में पूछते तो ये आ जाता 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। परंतु हमसे पूछा है इसको काय में? मिलीमीटर में चेंज करना। तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है चेंज करने की। किलोमीटर के बाद क्या आता है? फिर डेकामीटर, और फिर हेक्टोमीटर, मीटर, फिर आता है क्या हमारे पास?
ये डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो अब देखो मीटर से अगर हमको मिलीमीटर पे जाना है तो इसमें हमें करना पड़ता है कितने का, 1000 का गुना। 3 स्टेप आगे बढ़ते ना ऐसे 1 2 3, तो कितने का गुना करेंगे, 1000 का। और अगर हमें यहाँ पे जैसे किलोमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो कितने से गुना करेंगे, 10 से। किलोमीटर को हेक्टामीटर में बदलना है तो कितने से गुना करेंगे, 100 से। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो किससे गुना करेंगे, 1000 से। तो वैसे ही मीटर से हमें मिलीमीटर पे जाने के लिए कितने 3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो 1000 से गुना करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे 1000 से गुना, तो ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की घात, इसको 6 जीरो लगा के भी लिख सकते हैं, 2 4 6, और इसमें गुना कर देंगे हम कितने का, 1000 का। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और फिर हमें 3 संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या है क्वेश्चन, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो जो विद्युत मोटर होती है उसमें विद्युत करंट तो दिया जाता है और उससे फिर बाहर क्या निकल के आता है, या तो जैसे हम पंखे की बात करें तो फिर हवा देता है वो, पानी वाली मोटर की बात करें तो फिर क्या आता है, पानी बाहर। तो उससे विद्युत के बाद क्या होती है, उससे उत्पन्न किस में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा। और अगर बात करते कि जनरेटर जो होता है, डायनेमो जो होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ध्यान रखना, यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है, उसमें विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और लकड़ी को एक साथ गिराया जाए तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा। अगर निर्वात हो, वहाँ पे किसी प्रकार का माध्यम ना हो, ना जल हो, ना वायु हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, निर्वात हो, तो अगर वहाँ से ऊपर से कागज, क्या क्या गिराने की बात कर रहे हैं, एक लोहा, कागज और एक लकड़ी का टुकड़ा, तीनों को अगर हम एक साथ गिराएं तो तीनों ही सभी एक साथ ही गिरेंगे अगर वहाँ पे कोई माध्यम नहीं हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी, तीनों एक साथ ही गिरेंगे। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, कार्बोरेटर है ये, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो ये आएगा पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20वां देखें आप, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग, मतलब उसको आवर्धित करना, बढ़ाना, आवर्धित ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग मतलब मैग्नीफायर जो उसको आवर्धित रूप में बढ़ाता है, तो वो कौन सा होगा। तो इसकी बात अगर हम करें तो ये होगा अभिसारी लेंस। लेंस वाले टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में, है ना, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में कंप्लीट, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा इसकी पूरी प्रोसेस, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन हमें करने हैं। क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसको यहाँ पे समझने में, तो ध्यान रखना है इसको। कौन सा लेंस आएगा, अभिसारी लेंस। मैग्नीफायर, इसका फाइनिंग क्या है, मैग्नीफाइंग, इसका मतलब याद रखना आपको, आवर्धित करना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है। तो अस्थायी कण क्या है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, तो ये तीनों ही क्या है, ये सभी अस्थायी कण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है।
तो क्या आएगा इसका आंसर? अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें, निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में होता है? तो यह आएगा फिटकरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 23। लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। लाल तप्त कोल पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है जल गैस। क्या होती है? जल गैस, वाटर गैस। एक फार्मूला होता है वाटर गैस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जंग अगर देखा जाए तो एक प्रकार का यौगिक होता है। क्या होगा? यौगिक। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 20। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इससे पहले जो सेट आया था उसमें आया था मलेरिया किसके कारण होती है, तो वो आया था उसका प्रोटोजोआ। तो अब इसका क्या हो जाएगा? पोलियो। विषाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी है वो इनमें से कौन सी है? पोलियो है। ध्यान रखना है, कौन सी? पोलियो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28वां। पर्यावरण का अजैविक अवयव निम्न में से कौन सा है? अजैव अवयव की अगर हम बात करें तो कौन सा है वो? जल भी है, वायु भी है, मिट्टी भी है। तो इसका आंसर होगा ये सभी तीनों ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29वां। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो वो उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर होगा फीमर। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम और वो कहाँ पाई जाती है, ये लिखना है आपको कमेंट्स में। और साथ में जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, जय हिंद कमेंट्स बॉक्स में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। तो ये आएगा किसके बीच में? 1300 और 1400 ग्राम के। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये जो 31वां क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके रीजनिंग के और मैथ्स के। तो पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद फिर मैथ्स के होंगे। तो समझते हैं हम एक एक क्वेश्चन को। क्या दिया है इस 31वां क्वेश्चन? हर सब्जेक्ट को हम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं इस चैनल पे। लगभग जब तक आपकी आर्मी का ये पेपर होगा 50 से 60 सेट हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप ये प्रत्येक सेट देखते हो और इसका एनालाइज करते हो, आप 100% सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता फिर आपका सिलेक्शन, अगर ईमानदारी से आप एक एक क्वेश्चन को समझ के करते हो तो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे अगर पढ़ते चल रहे हो, थ्योरी क्लास भी आपकी चल रही है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपका चल रहा है।
ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन, 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई है। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। टोटल कितनी है, अगर हम ये जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग का है, क्रम व्यवस्था, तो टोटल हमें दिए हैं कितने, 37। और इस चैप्टर में हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, पता हो आपको, तो टोटल बराबर होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब हमें क्या दिया है टोटल 37 में, जो आयशा है बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, ये बाएं छोर से है 15वें स्थान पर। कौन से, 15वें स्थान पर है आयशा, बाएं छोर से, बायां इधर होगा लेफ्ट और राइट इधर होगा। यदि वहां 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, मतलब 6 स्थान दाएं आगे बढ़ जाए, 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ गई है अब आयशा, 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। अब देखो 15 तो पहले थी, 15 से 6 यहाँ पे 21 पे हो गई। अब ये बाएं से कौन से नंबर पे आ गई है, 21 पे। तो हमें दाएं से इसका स्थान बताना है, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। यहाँ पे रखते हैं मान, टोटल कितना है 37 बराबर राइट से उसका स्थान हमें ज्ञात करना है, लेफ्ट से उसका स्थान हमें पता चल गया कौन सा है, 21 है, और माइनस 1 करेंगे। 21 में से 1 घटाएंगे 20, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 17वां। तो उसका स्थान राइट से कौन सा होगा, 17वां। तो हमें 16वां, 21वां, 20वां, तो एक ऑप्शन डी भी दिया है, इनमें से कोई नहीं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या होगा, राइट से उसका स्थान 17वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला अक्षर क्या आएगा। अब एक अक्षर श्रृंखला दी है, इसमें हमें अगला अक्षर बताना है, नेक्स्ट जो लेटर है वो कौन सा आएगा। तो अगर हमने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आपने पढ़ी है, इनके नंबर पता है, तो ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, और ये आता है 6 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे। तो इसमें देखो पहले 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, अब 6 प्लस कर देंगे, 15 में 6 प्लस करेंगे 21, और 21 पे क्या आ जाएगा, यू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए जो प्रधानमंत्री का संबंध किससे है, राज्य से। देखते हैं, ये सादृश्यता नाम का एक टॉपिक होता है, एनालॉजी, जिसकी क्लास थ्योरी क्लास मैंने पढ़ाई हुई है। उसके लगभग एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास चल रही है इसी चैनल पे, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनालॉजी सादृश्यता करके, तो उसमें आप ये देख सकते हो। प्रधानमंत्री का जिस प्रकार संबंध किससे है, राज्य से, तो उसी प्रकार हमें ऑप्शन देखना है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक करी है क्वेश्चन में, इसको मैं चेंज करता हूं। जो राज्य है यहां पे आएगा राष्ट्र या फिर देश। प्रधानमंत्री का संबंध किससे, देश से है, तो उसी प्रकार से अच्छा ये क्वेश्चन इधर है, मिस्टेक नहीं हुई है, ये इसका जो भाग है ये इधर है। यहाँ से देश का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री से है, तो उसी प्रकार से हमें बताना है राज्य का संबंध किससे होगा। जैसे जिस प्रकार देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है, मुख्यमंत्री। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आपको करना है देश का संबंध, और कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखना है आपको। देश का संबंध है राष्ट्रपति से।
राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार आपको बताना है राज्य का संबंध किससे होगा। इसके लिए भी आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक कौन सा आंसर आएगा यह आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 34वां क्या है हमारे पास। यदि नंबर को, ये भी किसका, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के टॉपिक का। नंबर को क्या लिखा गया है, NUMBER। नंबर को लिखा गया है दोस्तों यहां पे क्या, BERNUM। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या किया है, ये जो 3 लेटर है लास्ट के उनको सबसे पहले लिखा है और बाकी फिर जो 3 लेटर है इनको एज इट इज कॉपी कर दिया है ये। तो हमें वैसे के वैसे लिखना है किसका, डिजिट्स का, DIGITS। तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 लेटर लिखेंगे ये ITS और शुरुआत के 3 एज इट इज लिख देंगे फिर DIG। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, ITS DIG। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, लास्ट वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मोहन मुरारी से लंबा है। ठीक है भाई, मोहन जो है मुरारी से लंबा है। मोहन भाई मुरारी से लंबा है, तो मोहन को ऊपर रखते हैं मुरारी से। फिर क्या बोला है, किंतु श्याम से छोटा है। मोहन मुरारी से तो लंबा है और श्याम से छोटा है, तो श्याम भाई इसके भी ऊपर पहुंच जाएंगे। श्याम कृष्णा से लंबा है। श्याम जो है कृष्णा से लंबा है, तो श्याम कृष्णा से भी लंबा हो गया, मतलब कृष्णा इसके नीचे आएगा। तो सबसे लंबा कौन होगा यहाँ पे बता सकते हो आप, श्याम ही सबसे लंबा होगा, सबसे ऊपर वो ही आ रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो अगर इनकी हम बात करें, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो और जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर हम 1 की बात करें तो 1 का फैक्टर केवल 1 ही होता है, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य 2, क्योंकि इसके एक तो फैक्टर होगा 1, 1 2। दूसरी संख्या होगी 3, तीसरी होगी 5, फिर होगी 7 जो किसी दूसरी से नहीं कटेगी, 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। 2 फैक्टर होंगे और इनके बस। 7 के बाद आ जाएगा क्या, 11, तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी 10 से। हमें 10 से छोटी अभाज्य संख्या देखनी थी। 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 3 से भी कट रही है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 3 9, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या है 1 2 3 4, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37वें की अगर हम बात करें, इसमें 2.64 को साधारण भिन्न में बदलें, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। डेसिमल से फ्रैक्शन में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये आपको मैंने सिखाया है पहले भी। क्या लिखा है, 2.64, कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 2 0 और बढ़ा देंगे। अब इसके बाद अगर कटे ये तो काट देंगे, जैसे ये 4 से कट रहा है, 4 छंग 24, फिर कितने बच गए यहाँ पे 2, फिर 4 छंग 24 और ये 4 से कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। तो 66 बटे में 25 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38वां हमारे पास क्या दिया गया है। अब ये फार्मूला है, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ, और अगर आपको नहीं याद है तो मैंने इसी चैनल पर अलजेब्रा नाम करके बीजगणित
से आपको प्लेलिस्ट मिलनी है, उसमें आप देख सकते हो कंप्लीट ये फार्मूले मैंने कैसे बनाए हैं, सब कुछ समझा रखा है। क्या नाम से मिलेगी आपको प्लेलिस्ट? अलजेब्रा, बीजगणित, ठीक है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होगा क्या? a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस का 2ab, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे कहते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण। और 90 डिग्री से छोटे कोण को कहते हैं न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़े को अधिक कोण, ठीक है। और 180 अगर हो जाए वो कंप्लीट तो उसको स्ट्रेट एंगल रिजु कोण, 180 से बड़े वाले को रिजु कोण, बाह्य कोण कहते हैं। वृहत कोण। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमें कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति कितनी होगी? किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति कितनी होगी? अब ये जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन नाम से एक चैप्टर होता है हमारे पास, क्षेत्रमिति, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कोई सी भी एग्ज़ाम दोगे वो आपको मिलने ही है। तो इसके लिए मैंने आपको 1 घंटे 20 मिनट की आपको एक क्लास मिलनी है, 1 आवर एंड 20 मिनट। इसी चैनल पे मिलेगी आपको वो मेंसुरेशन थ्योरी क्लास करके आप सर्च करोगे तो, जिसमें कंप्लीट फार्मूले समझा रखे हैं, जितने भी फार्मूले इनमें इस चैप्टर में यूज़ होते हैं वो समझा रखे हैं, और साथ में फिर इसके क्वेश्चन भी चल रहे हैं प्रैक्टिस उनकी, तो वो क्लास आप देख सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर हम निकालेंगे, क्या दिया हमें? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है कितनी? 16 सेंटीमीटर। समझा रखा है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, क्या दी है? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। इसके क्षेत्रफल का, अगर इसके एरिया के फार्मूले की हम बात करें तो इसका एरिया का फार्मूला होता है √3/4 और इंटू में भुजा का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। तो इसमें बस हमें वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू दी गई है? एक ही जगह पे 16 रखेंगे तो √3, अच्छा हमें इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? इसका परिमाप पूछा है। क्षेत्रफल अगर निकालना होता तो ये फार्मूला हम लगाते हैं, हमसे पूछा है इसका परिमाप, और परिमाप तो बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, 3 इंटू में a, तो 3 गुने में a का मान कितना रखेंगे? 16, तो कितना हो जाएगा? 16 तिया 48। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल निकालना होता है इसका तो क्या आता आंसर, वो भी हम निकाल ही लेते हैं। √3/4, एक ही जगह पे रखते 16, 2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 4 चुक 16, तो 16 चुक 64, 64 √3 इसका क्या आ जाता? क्षेत्रफल आ जाता, एरिया आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 41वां। यदि थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो थीटा के बढ़ने से किसका मान बढ़ेगा? अब ये जो सवाल है ये ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का। तो मतलब ये हमने, अगर साइन की वैल्यू आपको याद हो, साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और उसके बाद साइन 90 के मान की अगर हम बात करें, 90, तो ये होता है 1। अब देखो थीटा का मान बढ़ता जा रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा? साइन थीटा। और अगर हम टेन थीटा की भी बात करें, ये निकालते हैं टेबल हम, ताकि इसमें पता चले कि ये भी बढ़ रहे हैं क्या। कंप्लीट ये टेबल मैंने पिछली क्लास में भी आपको लिखवाई थी, तो इसको बनाते हैं हम एक बार और, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्या क्या होता है? साइन, फिर कोस, फिर टेन, और फिर होता है साइन का अपोजिट कोसेक, टेन का क्या होता है? से, इसका कोस का सेक, टेन का कोट।
0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इससे आगे भी हम लिख सकते हैं, परंतु हमसे 0 और 90 के बीच में ही पूछा है बस। अब मैं लास्ट बार इसको बनवा रहा हूं इसमें, क्योंकि इससे पहले भी करवा चुका हूं। इसको नोट कर लेना और याद कर लेना आप, ताकि इस पे फिर अगले क्वेश्चन आए तो वो आप कर पाओ। आपको एक वैल्यू तो याद रख लेनी है, साइन वाली तो आपको याद कर लेना है, तो बाकी फिर आप पूरी टेबल बना पाओगे। 10th क्लास में भी ये है, और ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं 10th के भी, और कंपटीशन के लिए भी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, 45 का होता है कितना 1/√2, साइन 60 का मान आता है √3/2। ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, इस पर आधारित फिक्स है, आपको एक क्वेश्चन मिलना ही है, ठीक है। या तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेंगे इनकी। साइन 90 का मान की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा कितना 1, और कोस के लिए इसको पलट के लिख देना है बस। ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2, 1 फिर √3/2, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा इसका मान, और ये 1/√2, और ये होगा फिर 1/2, और ये कितना 0। अब कोस का मान तो घट रहा है। अब 10 की अगर हम बात करें, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आना है, फिर ये 1 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, और ये देखो फिर कितना 1, और इसको 2 से 2 कटेगा √3, और फिर ये आ जाएगा इन्फिनाइट। तो देखो 10 का मान भी बढ़ रहा है, साइन का भी बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो 10 का भी बढ़ रहा है, क्योंकि 0 पे 0 था और 90 पे इन्फिनाइट हो गया, मतलब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो 10 का मान भी बढ़ रहा है। वैसे ही अगर हम कोसेक का निकाले तो कोसेक तो साइन का उल्टा हो जाएगा जी। हमें पर सेक का देखना है यहाँ पे, तो सेक का चेक करेंगे, इसका उल्टा करते जाओ कोस का, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस 0 का मान कितना होता है 1। इस सेक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कोस वाले को पलटेंगे तो ये 1 आएगा, और फिर इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा फिर कितना √2, और ये हो जाएगा फिर कितना 2, और थीटा ये 0/1 है तो 1/0 मतलब इन्फिनाइट। तो देखो इसका मान भी बढ़ता जा रहा है, तो तीनों का मान बढ़ता है, 10 का भी सेक का भी। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का, और इसके मैंने कंप्लीट 13 वीडियो बना रखे हैं, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक भिन्न का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सोल्व करेंगे किसको, का को। बोर्ड मास का वी बोर्ड मास हम पढ़ते हैं, वी बोर्ड मास। इसमें इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बार को सोल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो इसमें वेक्टर और ये ब्रैकेट तो है नहीं, तो पहले ऑफ सोल्व करेंगे जिसका मीनिंग होता है का। तो अब इसमें का मतलब ये गुना ही होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें ये गुना है, फिर ये तो कटेगा नहीं, परंतु यहाँ पे ये डिवाइड होता है तो ये पलट जाता है। डिवाइड होता है तो इसको हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 1/2 प्लस इनका गुना कर लेंगे, 4 5 20 बटे में 9, फिर माइनस ये कितना बचा है 3 7 21, और बटे में कितना आएगा 7 के 21। यहाँ पे वैसे 3 से हमने काटने में गड़बड़ करी है, 3 दूनी 6 आएगा ये। तो 2 का गुना करेंगे, इसमें कितना आएगा 7 दूनी 14, और बटे में कितना है 3। इसको अगर सोल्व करें तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 18, बटे में 18 आएगा। 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 9 का गुना करेंगे ऊपर, 9 से काटेंगे 2, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा ये 40, फिर 3 से काटेंगे 6 बार में, तो 14 छक्के कितना हो जाएगा 84। अब इनको अगर हम सोल्व करें तो पहले 84 में से 40 हटा देंगे तो कितने बचेंगे 44, या फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस प्लस वाले ये 49 माइनस 84, और बटे में कितना है 18। घटाते हैं, 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 14 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5,
और फिर एक इधर दिया था, 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो माइनस का 35/18 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी दिया है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? माइनस का 35/18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 43वां। 36, 108 और 180 का हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब इनका एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं क्या होगा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है एक्चुअल में? वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब 120 तो 180 से कटेगा नहीं, ये नहीं होगा। 128 भी नहीं कटेगा। 500 को अगर हम भाग दें 36 से भी नहीं कटेगा, 108 से भी नहीं कटेगा। 540 सभी से कट रहा है। 136 से भी कटेगा, ये 108 से भी भाग दोगे तो कट जाएगा, और 180 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 540। या फिर इसको निकालने का तरीका ये होता है 36, 108 और 180, आप इसको भाग दोगे, 2 से काटते जाओगे, और इधर जो भी संख्या आएगी 2 से काटोगे, फिर जिस संख्या अभाज्य संख्याओं से काटते जाओगे, इधर जो भी संख्या आएगी उनका गुना करोगे, तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो जो 15 मिनट है वो 1 आवर का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। देखो, मिनट का कंपैरिजन किया है आवर से। 1 मिनट आवर का कितना प्रतिशत, सॉरी 15 मिनट बटे में क्या आएगा? 1 आवर का कितना प्रतिशत है 1 घंटे का, इंटू में 100। अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो आवर को मिनट में बदलेंगे क्योंकि अनुपात में एक ही यूनिट होनी चाहिए, या फिर इसको मिनट को आवर में चेंज करेंगे। तो हम करते हैं किसको? आवर को मिनट में चेंज करते हैं। इसमें ये 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, और इंटू में क्या है? 100 प्रतिशत निकालने के लिए। ये कैंसिल, 15 चुक 60, 4 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 25%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये है और विक्रय मूल्य 200 रुपये है। तो लाभ हुआ या हानि हमें वो बतानी है, कितने रुपए की हुई है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आप 100 रुपये में खरीद के, सीपी मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, आपने 300 में खरीदा है और बेचा है उसको एसपी सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा? 200 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हानि होनी है, क्या होना है? लॉस। कितने की हानि होगी? 100 रुपये की। तो 100 रुपये की हानि होगी, ये करेक्ट आंसर होगा। हानि 100 रुपये, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगर हानि प्रतिशत पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? ये 100 हानि जो हुई है, लॉस परसेंट निकालना होता, तो बटे में रखते 300 और इंटू में क्या? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 33 सही, 1/3% की हानि हो जाती परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी है, और उनका एवरेज ज्ञात करना है। पहली तो है 2, फिर कितनी है? 3, और फिर 5, फिर क्या आ जाएगा? 7, और फिर 11। तो ये हो गई प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ठीक है, इनका योग करना हमें। तो 11 और 7 कितने हो जाएंगे? 18, 18 और 5 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 23, 23 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 26, 26 और 2 हो जाएंगे 28, और इसको भाग दे देंगे किससे? 5 से। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 25, फिर कितने बच गए? 3, तो 5 6 30, 5.6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 47वां। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? तो ये पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया था। बस 1 से 10 तक आपको वर्ग करके देखना है, कौन सी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर नहीं आ रही है। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आता है, 2 का करते हैं कितना आता है? 4 आता है इकाई के स्थान पे, 3 का करते हैं तो कितना आता है? 3 का करने पे आता है 9, 4 का करने पे क्या आएगा? 6, 16 आएगा, इकाई का स्थान देखना है बस। 5 का करेंगे तो 25, 5, और 6 का करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 36, मतलब इकाई के स्थान पे 6। 7 का करने पे आएगा 49, मतलब 9, और 8 का करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 64, 4, और 9 का करेंगे तो 81 आता है इसका वर्ग, मतलब इकाई का स्थान 1, और 10 का करेंगे तो क्या आएगा?
10 का वर्ग करेंगे तो 100, मतलब इकाई का स्थान 0। तो कौन सी संख्या आपको इधर दिखाई नहीं दे रही है इनमें 1 से 9 तक? इसमें 2 नहीं दिख रहा है आपको, 3 नहीं दिखेगा, और उसके बाद बात करें तो हम 7 नहीं दिखेगा और 8 नहीं दिखेगा। तो ये संख्या कभी नहीं आएगी किसी भी संख्या का, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो इकाई के स्थान पर। तो 8 इसमें आ रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सब तो आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 48वां क्वेश्चन है आज के सेट का, 600 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे जमा किया जाता है, तो ब्याज कितना होगा? तो एसआई का फार्मूला लगाना है सिंपल। एसआई की क्लास इस चैनल पर डली हुई है, बेसिक क्लास, जो कि आप देख सकते हैं और अपना एसआई स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू होता है फार्मूला P गुणित R गुणित T। कई तरीके से मैंने निकालना सिखाया है इनको, बेसिक से बिना पेन चलाए भी आप एसआई निकाल पाओगे, परंतु अभी आपको मैं ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, बटे में 100, तो इससे डायरेक्ट निकाल पाओगे। P का मान रखेंगे कितना है? मूलधन। P मतलब मूलधन होता है, R मतलब रेट होती है, T मतलब समय, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। 600 रखेंगे और रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है बेटा? 3 वर्ष, और बटे में लिखेंगे कितना? 100। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे, तो 6 18 में 10 का गुना करेंगे, 180 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 49वें की। तो ये ध्यान रखना, मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का नहीं है, नहीं तो आप इसको समझ लो रीजनिंग का क्वेश्चन, सादृश्यता का नहीं है। हमसे ये पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या है, तो 3, इसको क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, बराबर कितना? 12, बराबर में क्या दिया हमें? 12, और फिर रेशियो 4। तो 3 बटे में क्या आएगा? x, बराबर कितना आएगा? 12 बटे में 4, और ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 3 एकम 3, एक बार में कटेगा, 1 से इधर आ जाएगा, तो 1 से बराबर कितना जाएगा बेटा? 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50वां। ये मेहनत आप ही के लिए की जा रही है इतनी, तो इसके लिए आप इतना तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या दिया है? 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए गुना करना पड़ता है 18/5 से, तो 5 धाम 50, 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये हो गए हमारे आज की क्लास के कंप्लीट 50 क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।